हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अभी तक आप सबने अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो कोई डरने की बात नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कर लेना। कुछ डाउट्स मुझे आ रहे थे सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। तो ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं उनको जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस जो है वो इनकम सर्टिफिकेट आप 2 इयर्स का लेके जाना, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पिछला दो जो होता है उनको लेके जाना होता है, क्योंकि मेरा ओबीसी कैटेगरी जैसा की है तो उसमें उन्होंने मेरे से तो पिछले ईयर का भी देख लिया था। जैसे मैंने तो करंट बनवा के मैं ले गई थी, करंट ईयर जो भी चल रहा था, लेकिन उनसे उन्होंने बोला कि मुझे प्रीवियस ईयर का भी आप दिखा। तो डॉक्यूमेंट है जो भी आपके पास अवेलेबल है सब लेके जाओ, उसको अच्छे से अरेंज करके ले जाना। और ये मत सोचना कि यार ये नहीं देखेंगे वो नहीं देखेंगे, ज़्यादा भारी तो है नहीं, तो अपने साथ कैरी कर लो, क्योंकि अगर उन्होंने मांग लिया वो चीज़ वहाँ पे तो आप फिर वापस नहीं जा सकते हो लाने। इसलिए फॉर सेफर साइड करंट वाला जो है वो तो लेकर ही जाओ। एक ईयर पहले की भी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड, कास्ट हो, इनकम हो, मतलब ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ये सब आप लेके जाना। बाकी रही बात एप्लीकेशन रीप्रिंट की, जिन्होंने एप्लीकेशन जब अप्लाई किया था उस टाइम उन्होंने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकाल के रखा था, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है आपको। वो लिंक एक जनरेट किया जाएगा अभी आपके इंटरव्यू से पहले, मे बी आज शाम या कल तक तो हो जाना चाहिए। उसको वापस से आप लॉगिन करके वहाँ से प्रिंट निकाल के वो आप उसको कैरी करके ले जा सकते हो। तो चलिए, मुझे लगता है मैंने सारे सब डॉक्यूमेंट और वगैरह सारे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि थंबनेल से क्लियर है, हम आज देखने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर पर्सपेक्टिव से। ये आपको ऐसे भी जानना है और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव से जो भी केवाईसी गाइडलाइंस हैं जो बैंक को फॉलो करने होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं उसको मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। जो स्टैटिक पॉइंट है जो चेंज नहीं होंगे, और मैं उसको इसमें कवर नहीं करती हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस में भी बोला आपको कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आरआरबी से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें भी स्टैटिक पॉइंट मैंने वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि बहुत वो लंबा हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझना। डायरेक्ट वो नोट से जो चीज़ आप रीड कर सकते हो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग। और सबसे पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ आपको समझाऊंगी इजी वे में, बिल्कुल आसान भाषा में। मनी का मतलब होता है पैसा, और लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है साफ करना। जैसे कि आप अपने कपड़ों को साफ करते हो, लॉन्ड्री में डालते हो, तो क्यों डालते हो? क्योंकि वो गंदे होते हैं, मैले होते हैं, और उसको आपको साफ करने की जरूरत होती है। सेम चीज अगर हम पैसे के मामले में बोले तो गंदे पैसे यानी कि काला धन, यानी इलीगल सोर्सेज से जो कमाया हुआ पैसा है उसको हम लोग ब्लैक मनी यानी काला धन बोलते हैं। इसको साफ करना, साफ करने का मतलब क्या है कि इसको ऐसा दिखाना कि ये लीगल सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा है। इसी प्रोसेस को हम मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जानते हैं। इन केस आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो हमें सिंपल आंसर यही करना है कि सर या मैम जो भी हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना या फिर अवैध रूप से कमाए गए पैसों को वैध रूप से बताया जाना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। बाकी अपने शब्दों में इसको आप व्यक्त कर सकते हो, तो उसके लिए आप फ्री हो। और दूसरी चीज़ है कि अब हमें ये भी पूछा जा सकता है इलीगल पैसे जो होते हैं या ब्लैक मनी होते हैं वो कैसे आते हैं। तो ये बहुत सोर्सेज से आ सकते हैं, जैसे स्मगलिंग से आ सकता है, स्मगलिंग का पैसा हो, या फिर करप्शन का पैसा हो, टैक्स चोरी कोई कर रहे हैं उनसे पैसा जो उन्होंने कमाया हो, या फिर आपका ड्रग्स बेच के जो होता है उनसे कमाया हुआ जो पैसा वो इलीगल मनी में काउंट होता है, और इसको लीगल सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ ये प्रॉपरली अच्छे से सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये पैसा सही है, सही तरीके से कमाया हुआ है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, तो वो उतना डेप्थ में मैं नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि एज अ कैंडिडेट आप वहाँ पे बैठ गए हो। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी वर्क कर रखा है आरआरबी में, जैसे वो क्लरिकल पोस्ट में है या किसी भी आईबीपीएस, पीएस, एसबीआई किसी में भी है वो, तो आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसको डेप्थ में बताओ, या फिर प्रैक्टिकल जो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कैसा कैसा इसमें नियम है, तो आपको इस हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़नी है।
अगर आपसे ये सब बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन करा जा रहा है तो आप उसको नॉर्मल कैंडिडेट की तरह नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपने काम कर रखा है, आपने अंदर से सिस्टम को देखा है कि इस एक्ट के तहत हमें कैसे काम करना होता है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। मैं नॉर्मल कैंडिडेट्स जो अभी पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर उन्होंने दिया है बट अभी वर्किंग नहीं है कहीं, उनके पर्सपेक्टिव से मैं अपने आंसर्स बताती हूँ। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला हमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो इलीगल मनी है यानी कि ब्लैक मनी है वो किन किन सोर्सेज से आ सकता है। तो स्मगलिंग, ड्रग्स, करप्शन और टैक्स चोरी, ये सब चीज़ें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या है। मतलब कुछ तो होगा कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका कुछ तो प्रोसेस होगा। चलिए अब उसको देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेप्स में काम करता है। अब वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं मैं उनके नाम बताऊंगी और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगी ताकि आप अपने आंसर को तैयार कर सको। पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे बड़ी चीज आती है, दिक्कत ये आती है कि आप उसको लीगल कैसे दिखाओगे। अगर आपने इलीगली कुछ काम करा है तो लीगल कहने का मतलब सरकार की नज़र में है या उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो, तब ना वो लीगल मनी माना जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, इलीगल मनी को लीगल दिखाने के लिए वो इसके फ्लो को बैंक में या तो कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं। अब आप बताओ कि कोई गरीब आदमी है, वो एक ही बार में 10 लाख रुपए लाके बैंक में जमा कर दे रहा है, तब तो आप पकड़ लोगे ना उसको। तो ये चीज़ बड़े अमाउंट में नहीं होती है। जो कैश डिपॉजिट की मैं बात कर रही हूँ वो बैंक में छोटे छोटे अमाउंट में डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये इसका एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, इसको आप समझना, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, स्लम में आपने देखा होगा बहुत गरीब, उनके पास कुछ भी पैसा वैसा कुछ नहीं है या फिर किसी तरीके से वो कुछ पैसे अरेंज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि सबके अकाउंट में, इतना स्लम जो हमारा पॉपुलेशन है कितना बड़ा है आप खुद सोचो, तो उसमें होता क्या है कि सबके अकाउंट में अगर 1,000 रुपया डाल दिया जाए, वो अपने अकाउंट में उनका 1,000 रुपया आ गया या खुद से उन्होंने जमा किया, जैसे भी हो ट्रांसफर कर दिया गया, तो कोई सस्पिशियस चीज लगेगी। यार सिंपल सा आदमी है, 1,000 ही तो आया है, और 1,000 करके सोचो कितनी बड़ी तादाद है, और उसमें इनको 100 रुपया दे दिया गया और 900 रुपया वो अपना जो काम था उससे निकल गया। अब वो 1,000 रुपये बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कहने का मतलब सबसे पहली चीज क्या हुई, प्लेसमेंट, यानी जो उनका काला धन था उसको ठिकाने वो लगा रहे हैं। ठिकाने क्यों, क्योंकि वो लीगल मनी जैसा दिखने लगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार की नजर में वो पैसा आए, लेकिन इस तरीके से ना आए कि उस पर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई तरीके का दिक्कत हो, माने उसको एकदम नॉर्मल लीगल जैसा उनको दिखाना है। या फिर किसी बिजनेस के थ्रू दिखा दिए, उन्होंने बिजनेस करा मान लो कि 10,000 का, उन्होंने दिखा दिया 20,000 का। अब इससे क्या होगा, सिर्फ टैक्स ही ना पे करना होगा एक्स्ट्रा 10,000 पे। टैक्स मान लो कि मैंने 100 रुपया एक्स्ट्रा दिखाया, उसमें मेरे को 10 रुपया या 15 रुपये टैक्स देना पड़ा, मेरा 85 रुपीज तो क्लीन हो गया जो कि काला धन था। तो थोड़ा सा टैक्स भी पे करके अगर बाकी अमाउंट लीगल हो जा रहा है तो ये भी प्रोसेस के थ्रू वो प्लेसमेंट करते हैं। सेकंड आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेयर मतलब परत, परत के ऊपर परत। अब देखो इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी आपको। जैसे मान लो आप किसी शॉप पे गए, वहां पे पहले, अब तो शायद प्रिंटेड वाला आता है, लेकिन पहले अगर किन्होंने सामान खरीदा होगा तो छोटे छोटे स्टिकर्स सटे होते थे और उस पर प्राइस टैग ऐसे लिखा होता था, और वो मान लो कि कुछ टाइम के बाद उन्होंने स्टॉक कर रखा था वैसे प्राइस लिस्ट लगा लगा के, और नेक्स्ट बार जब उन्होंने देखा तो प्राइस बहुत बढ़ गई थी। अब वो उसी प्राइस पे तो बेचेंगे नहीं, क्या करेंगे, उसके ऊपर वैसा ही एक सेम स्टिकर चिपका देंगे और उस पर न्यू रेट लगा देंगे, ऐसा होता है। तो वो क्या हुआ, लेयरिंग हुआ, यानी पिछले चीज को छुपा देना, पिछला जो भी रेट था उसको उन्होंने छुपा दिया। सेम चीज इसमें, इसको इस तरीके से समझो, लेयरिंग का मतलब होता है कि परत चढ़ाना या उसको गलत दिखाना, या फिर पहली जो चीज है उसके अंदर की जो चीज है उसको बाहर ना दिखाना। समझ गए आप। ऐसा क्यों किया जाता है, जो भी पैसा हम डाल रहे हैं अकाउंट में, हो सकता है वो ट्रैक कर लिया जाए, तो उसका सोर्स कहाँ से पैसा है। मान लो 1,000 मेरे बैंक में, मान लो 100 कस्टमर हैं, उसमें से 20 कस्टमर के अकाउंट में 1,000 आ गए, वो लोग कभी बैंक आए ही नहीं है, 1,000 निकालने वो आ रहे हैं या जैसे भी हो, जो भी हो। तो मान लो कि मेरे को डाउट हुआ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि देखते हो सबके अकाउंट में 1,000 आया, सिर्फ 20 के ही क्यों। अगर कोई गवर्नमेंट का कुछ स्कीम चल रहा है तो सबके अकाउंट में आने चाहिए थे, सिर्फ इन्हीं 20 में क्यों आया।
ठीक है। तो मैं उसके सोर्स को देखूंगी, कहाँ से ट्रांसफर हुआ है या कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट हो जाए। तो इसी चीज़ को छुपाने के लिए, यानी कि जो भी ट्रेल है उसको कंफ्यूज करने के लिए लेयरिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैं 5,000 में मान के चलती हूँ कि 5,000 का अमाउंट है, सबके अकाउंट में मैंने डाल दिया। अब क्या होगा, वो जो अकाउंट में 5,000 आया उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया, ऐसे ही 3 4 5 मल्टीपल बैंक में ट्रांसफर, वही सेम अमाउंट घूम रहा है। तो अगर कोई ट्रैक भी करना चाहेगा तो उसके प्रीवियस या बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाएगा तो 2-3 तक चेक कर सकता है, या उसका मैंने सोर्स जो भी है वो पता लगा सकता है कितना पीछे तक जाएगा। तो लेयरिंग में ये आ जाता है कि मल्टीपल बैंक ट्रांसफर के थ्रू, या फिर कोई फेक कंपनी दिखा देता है, कुछ फॉरेन में कुछ दिखा देता है कि मेरा कंपनी है। एफडीआई के बारे में आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर की विदेशी जो भी कंपनीज है या जो भी इंडिया में पैसे लगा सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी है। अब मेरा 10 करोड़ रुपया मैं मान लेती हूँ, 10 करोड़ रुपया था, मैंने विदेश में उसको किसी अपना कॉन्टैक्ट करके भिजवा दिया। अब वही बंदा मेरे कंपनी में वही 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो तो सरकार की नज़र में एफडीआई है। समझ गए आप ये चीज़ क्या है। तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उस पर कुछ जो भी टैक्स लगता है वो दे के बाकी तो हो गया कि हाँ ये तो उसका इन्वेस्टमेंट था, उससे बैंक को उसके इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से लेयरिंग की जाती है ताकि वो सरकार के नज़र में ना आए पैसा। थर्ड जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह ले आना। अब पहला जो प्लेसमेंट था, मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे मैंने डाल दिए, यानी कि वाइट मनी का प्रोसेस वहाँ से शुरू। दूसरा क्या किया, लेयरिंग कर दी ताकि हमारे सोर्स का पता ना चले, वो इलीगल ना लगे, बिल्कुल लीगल लगे। और थर्ड हुआ, अब वो तो मार्केट में आ गया पैसा, अब उसको मैं एज वाइट मनी यूज़ करूँगी। तो ये चीज़ हो गई तीनों स्टेप्स। अब ये जैसा कि इलीगल है तो इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए गए होंगे इस चीज़ को रोकने के लिए। तो बैंकों में जो केवाईसी गाइडलाइन का जो प्रोसेस है वो इसी के लिए है। और मैंने पिछले वीडियो में जो कस्टमर का टाइप बताया था वो केवाईसी गाइडलाइन के अंतर्गत ही बताया था, लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क कस्टमर। बाकी एक नॉर्मल भी डेफिनेशन है कस्टमर वाला, जैसे माइनर कस्टमर है, जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट होल्डर कस्टमर है, इस तरीके से। बट मेनली यही 3 टाइप होता है और ये केवाईसी के लिए ही। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म ही ये होता है, यानी अपने कस्टमर को जानो क्या है नहीं है, उसके आईडी प्रूफ को देखो, एड्रेस प्रूफ को देखो, स्टैटिक वाला पॉइंट देखोगे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ इंडिया में नहीं हर जगह हो रही है। पैसे किसको नहीं चाहिए, पैसे तो सबको चाहिए, तो सारे कंट्रीज में है। और इसको रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स बनाए गए हैं, सारे कंट्रीज के डिफरेंट हैं। हम बात करें इंडिया की तो यहाँ है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में आया था, ये भी नोट्स में मेंशन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम मतलब सोर्सेज का पता लगाते हैं, इसमें जो भी है पनिश करते हैं। अगर पकड़ में आ गए वो लोग तो इसमें पनिशमेंट दी जाती है, या फिर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ इसमें यूज़ हुई है तो उसको गवर्नमेंट सीज कर लेती है। तो इसको इस तरीके से एक्ट को मतलब अप्लाई किया जाता है, जो भी है ये काफ़ी डेप्थ में हो जाएगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि इलीगल क्यों है, पैसा है कहीं ना कहीं से कमाया होगा, इलीगल क्यों है, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, उसने 10 करोड़ उसका सरकारी जो पैसा है जो भी है नॉर्मल वाइट मनी है, 10 करोड़ और कैसे भी कमा लिया, उसके लिए भी तो मेहनत हो सकता है किया होगा। और मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इसमें कुछ पॉलिटिक्स मत लगा लेना आप। कहने का मतलब कोई स्मगलिंग कर रहा है या ड्रग्स बेच रहा है तो एक तरीके से तो वो मेहनत कर रहा है, ड्रग्स को बेचना छुपा के वो भी तो मेहनत कर रहा है, तो क्यों नहीं उसको हम वाइट मनी बोलेंगे, ब्लैक मनी क्यों। तो देखो इससे इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं उनके साथ अनफेयर होता है। तीसरी जो चीज़ है वो क्राइम और करप्शन को बहुत बढ़ावा देती है, जो कि गलत चीज़ है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इस जो मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैक मनी को हम टर्म का नाम देते हैं उसको इलीगल बना देता है। ऑनेस्ट आदमी के साथ अनफेयर या क्राइम वगैरह, जैसे कि आप ड्रग्स तो बेच रहे हो, ठीक है मेहनत तो कर रहा है, लेकिन जो ड्रग्स ले रहा है वो गलत चीज़ है, उससे इंसान को बहुत नुकसान है। तो ये सब मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप थोड़े से इसके आइडियाज़ को लेके अपने आंसर को रेडी करो और प्रैक्टिस करते रहो। मतलब मिरर के सामने जो मैंने अपना थ्योरी बताया था कि कैसे हमें
प्रैक्टिस करना है इंटरव्यू के लिए। आई होप आप उसको फॉलो कर रहे होगे। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक क्वेश्चन खुद से माइंड में लो कि ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, और फिर बोलते बोलते देखो, खुद के एक्सप्रेशन को देखो, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद के बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन जो भी है सबको एनालाइज करो। वो नहीं अगर हो पा रहा है तो वीडियो, मैंने बोला था सेल्फी कैमरा ऑन करके वीडियो बना लो, रिकॉर्ड कर लो और बाद में उसको सुनो। तो ये सब कुछ अप्लाई करो आप इंटरव्यू के, जितने भी अभी तक आपने प्रिपरेशन कर ली है। काफ़ी अच्छा अभी तक आपका प्रिपरेशन हो गया होगा, क्योंकि आई होप शायद 28 से आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट है। और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आप अच्छे से देख के अपलोड कर देना, उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और मेरे तरफ से तो हमेशा ऑल द बेस्ट यार, सबको ही अच्छे से पेपर मतलब इंटरव्यू दो और सबका सिलेक्शन हो जाए, मेरी तो यही कामना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर गाइज।